बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। आज अलकादर ट्रस्ट केस में नेब ने अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाया है। आज नेब ने पहली मर्तबा 10 गवाह गिव अप किए हैं। अब केस की नेक्स्ट हेयरिंग 8 तारीख को होगी। आज भी जो गवाह आया था उसने एडमिट कर लिया कि इस केस और जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसके साथ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही हम आपको बारहा कहते रहे हैं कि ये वो केस है जो सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। ये वो केस है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी ट्रस्टी के ख़िलाफ़ बनता है। ख़ान साहब न सिर्फ ये कि अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं बल्कि इसी तरह वो नमल यूनिवर्सिटी के भी ट्रस्टी हैं और वो शौकत खानम हॉस्पिटल्स के भी ट्रस्टी है। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बनता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कभी मालिक नहीं बनता। जब मालिक ना हो और वो प्रॉपर्टी उसकी ना हो तो उसने करप्शन कहाँ की। ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर बने वाले केसेस थे। लेकिन एक और केस जो नेब खुलवाना चाह रही है वो भी तोशाखाना रिलेटेड है। जो नोटिस हमें मिला है उसके मुताबिक ये तोशाखाना से रिलेटेड चौथा केस हो जाएगा इस मुल्क में और ख़ान साहब के ख़िलाफ़। कभी एक ट्रांजैक्शन पे 4 केस नहीं हुआ करते। पहले इन्होंने एक केस फाइल कर दिया था दिलावर साहब के सामने तोशाखाना का, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ट्रांसफ़र करवाया था। उसके बाद एक FIR रजिस्टर करवा के जज सिपरा साहब के सामने उसकी हियरिंग चल रही है। फिर उसके बाद तोशाखाना का नेब का एक रेफरेंस बनवाया और अब एक और चौथा केस उसी ट्रांजैक्शन पे बना रहे हैं। और इसमें सारी केसेस सियासी बुनियादों पर है और इनको कुछ और मिल नहीं रहा, क्योंकि जिनके ये एग्रीमेंट हुए थे, जो कहा करते थे हमारी बात हुई है, अवाम ने वो सारी बातें अल्लाह के रहम करम से ख़त्म कर दी। इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद एक बोगस केस और बनाओ ताकि ख़ान साहब को कुछ ज़्यादा अरसा रख सकते हैं तो रख ले। इसलिए आज ख़ान साहब ने सब के सामने अदालतों से इस्तदा की है और वो मैं पैगाम और इस्तदा आपको बता रहा हूँ। ख़ान साहब की इस्तदा है, दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस ख़ान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मज़ीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फैसले कर ले। हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ बर वक्त न देना भी ना इंसाफ़ी है। बहुत देर हो गई, एक केस में इतनी लेट की जाती है और उसका फ़ैसला जब रिज़र्व किया जाता है वो भी इतनी देर की जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाती है, कोई और केस बना लाती है। इसलिए ये कब तक रहेगा। ख़ान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया है कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। वो हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमारे कमीशन के फैसले पे पिटीशन जो पड़े हैं उस पे फैसले करें। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18-18, 20-20 दिन की हियरिंग हुई है उस पे फैसले करें। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से चाहे लेकिन क़ानून के मुताबिक हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अदलिया से उम्मीद किए बैठे हैं कि 8 तारीख को रिज़र्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिज़र्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। ख़ान साहब को आज बताया गया और ख़ान साहब ने वाइट पेपर पे इत्मीनान का इजहार किया है
जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर इशू किया है, जिसमें हमने आपके सामने लेके आए हैं कि 266 कंस्टिट्यूंसी में 135 कंस्टिट्यूंसी पर सिरे से ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदा भी मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर हैं उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। गौहर साहब, एक तरफ आप अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ताकतवर जो लोग हैं उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, तो किस तरह मामला हल होगा? देखिए, खान साहब ने देखो अदालत नहीं, अदलिया पे खान साहब ने नहीं कहा कि अदलिया पे मुझे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला, ILF, हम जो खड़े हैं, हमारे इवन लीडरशिप, हम 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमने अदलिया को मजबूत किया है। खान साहब ख़ुद अदलिया के आज़ादी के लिए जेल जा चुके हैं, लेकिन खान साहब ने जो जिक्र किया वो इस तनाजुर में था कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस मेरे साथ नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं जहाँ इंटरफेरेंस होनी थी वहाँ इंटरफेरेंस हुई, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी कि यहाँ इंटरफेरेंस करी वहीं ज़रूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौक़िफ़ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पर इंटरफेरेंस करो, हमने शुपे के केसेस चल रहे उस पर इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो वो एज ए सिटीज़न कह रहे हैं, और ख़ान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। ख़ान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल अपला होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है। और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं मौलाना साहब से बात करने के लिए तैयार है। खान साहब मौलाना से साबिक सेक्रेटरी दिफा ने एक आर्टिकल लिखा है द नेशन में, उन्होंने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप बीइंग अ चेयरमैन PTI इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और जो 3 रुकनी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल? आप तो मुश्किलात के साथ नहीं। देखिए, वो जो खान साहब ने उसका तज़किरा खुद किया, हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी है। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है दे ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अथराइज है। वो शिबली साहब बात कर ले, उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे, अब हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा। वो इमरान खान साहब खुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई थी खान साहब ने और ये हमने कम्युनिकेट किया था। जहां आर्टिकल की बात आई है अपने कि साबिका डिफेंस सेक्रेटरी ने उनसे बात की है, वो खान साहब ने कहा कि मैंने ये 3 बंदे को ऑथराइज़ किया है, किसी और को नहीं किया। ये आपके सामने खान साहब ने दिया। मौलाना साहब से बात ने 3 नाम दे दिए, जिस पे आज उन्होंने कहा कि ये मैंने डील के लिए नहीं बातचीत के लिए की।
کیا یہ 3 نام خان صاحب نے جو بات چیت کے لیے نامینیٹ کیے، خان صاحب نے اپنا میسج تو جہاں پہ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، کیا وہاں سے کوئی گرین سگنل آپ کو ہے؟ دیکھیں وہ خان صاحب نے 2 باتیں اس پہ کی. جس طریقے سے ہم نے ان تینوں کو کہا ہے کہ آپ میں سے پاس آ جائیں اور بات چیت کے لیے ہیں، اور بات چیت خان صاحب نے کہا دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل ہو تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. یہ دروازہ ہم نے بند نہیں کیا، اور خان صاحب نے کہا میں 18 مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ، اور ہم اوپن ٹو ڈائلاگ ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں ایز آف ٹوڈے، نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈائلاگ کے لیے پیغام آیا ہے، نہ کوئی ڈائلاگ ایز وی اسپیک کو ہو رہی ہے. اگر ہوئی، جس وقت ہوئی، جس ٹرمز پہ ہوئی، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں یہ ایک کوشچن کر شاید یہ رکھتے ہیں کہ آپ سالیہ 9 مئی پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ معافی مانگے، تو کیا اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، خان صاحب نے خود کہا ہے، ہم سب نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، لیکن ہمارا ایک موقع پہ بارہا خان صاحب کہہ چکے، آپ کے سامنے کہہ چکے، اور ہم یہی کہہ رہے کہ اس پہ کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ، فل فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری اس پہ کراؤ. اور ہم ان کے کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا جناح ہاؤس ہے وہ بھی، آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی، آپ کا جہاں بھی ہے ٹاور ہے وہ بھی، ان جگہوں کے سارے CCTV فوٹیج لے آئے. ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارا لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے. جو اس کے بینیفیشری ہے وہی لوگ رسپانسیبل ہوں گے. تو ہم کنڈیم کر چکے، خان صاحب آپ کے سامنے کنڈیم کر چکے کہ یہ تو ایک سازش تھی جس کے نتیجے میں ساری لیڈرشپ کو یہ اڑا بیٹھے. اور ہم ابھی بھی کہہ رہے کہ جوڈیشل انکوائری کراؤ اور وہ CCTV فوٹیج لے آؤ، اس کے مطابق دیکھو، جو اس میں گناہ گار سزائے دو. مولانا صاحب سے سر مذاکرات ہوگی، ان کا بھی مذاکرات ان کے ساتھ ہوگی. اور دیکھو ہم اس ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ جس کی چوری ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں آ جائیں بیٹھیں، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیٹس پروسیڈ. تاکہ کس کی دیکھیں مینڈیٹ چور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. پری الیکشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا، ٹائم نہیں دے رہا، الیکشن اناؤنس نہیں کرا رہا، پھر اس کے بعد ہی ہم سے بلہ بھی لے رہا ہے. سپریم کورٹ نے کس کا آرڈر اپ ہولڈ کر لیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن نے ہی بلہ لے لیا، لیکن عوام نے پھر لوٹایا ہمیں. اور ہم جب واپس آ جاتے ہیں، آج تک الیکشن کمیشن نے جو اپنے رولز اور لا بنایا ہوا ہے کہ 2 بجے تک میں فارم 45 کے مطابق اناؤنس کروں گا، الیکشن کمیشن نہیں کر سکا. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. سپریم کورٹ کون گیا تھا جو یہ مانگ رہا تھا کہ ہمیں RO دے دے، ایون اف وہ جوڈیشری سے نہ ہو. جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے؟ تو اس لیے ذمہ دار ایک ہی ادارہ ہے اور وہ الیکشن کمیشن ہے. صاحب آپ نے کہا کہ 6 ججز کے تحفظ کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے. آپ کی دور حکومت میں جب اس وقت کے جو جسٹس تھے شوکت علی صدیقی، انہوں نے جب کہا کیا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی اگر کسی جج پہ آپ کو مس کنڈکٹ کا شکوہ ہے، شکایت ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک آئینی حق ہے آپ کا، جس کے خلاف آپ کرنا چاہتے ہو آپ ریفرنس لے کے آئیں. لیکن ریفرنس لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس جج کو فون کیا، اس کو پریشر کرایا، اس کے گھر میں نے کیمرے لگوائے اور اس سے غلط فیصلے لے لیے. ایسا نہیں ہے. جس کسی کا بھی اگر ریفرنس بنتا ہے وہ ریفرنس بنے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہ وہاں فیصلہ کرے. اگر وہ فیصلہ غلط ہے سپریم کورٹ سیٹسفائیڈ کرے گا، لیکن یہ نہیں تھا. جی پلیز. یہ بتائیے گزشتہ روز آپ نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے، دوسری جانب آپ احتجاجی تحریک میں جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت جو آپ بات کریں وہ وہی بات کریں، مولانا فضل الرحمان. کیا آپ کی پارٹی کے اندر تحفظات ہیں لوگوں کو کہ مولانا سے ہاتھ نہ ملایا جائے؟ نہیں، دیکھو جب ہمارا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ کیپٹن ہے اور سب کو سولی ایکسیپٹیبل ہے. جو خان صاحب آرڈر کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، کنسنٹ دیتے ہیں، جو ڈیسیجن لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ لیڈر ہے، چاہے جیل میں ہو چاہے باہر ہو. خان صاحب نے اجازت دی ہے 3 پارٹیوں کے علاوہ سب سے بات کرے. ہماری بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں گے. اللہ کے حوالے سے بتا دیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ خود چلے جاتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو اس حوالے سے بانی PTI کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، دے آر آؤٹ آف دا کریز، اور اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. تھینک یو.